एक टाइम पर एयर इंडिया सिर्फ एक एयरलाइन से ज्यादा थी। ये एक नए आजाद इंडिया का सिंबल थी। इसने दुनिया से जुड़ने के नेशन की उम्मीदों को रिप्रेजेंट किया। आइकॉनिक महाराजा मैस्कॉट इंडियन हॉस्पिटैलिटी और ग्रेस का एक ग्लोबल सिंबल बन गया। कई दशकों तक एयर इंडिया में उड़ना हर इंडियन के लिए बहुत प्राउड की बात थी। एयरलाइन ने सर्विस और लग्जरी के स्टैंडर्ड सेट किए। इंडियन फ्लैग को पूरे कॉन्टिनेंट्स में डिस्टिंक्शन के साथ ले गई। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक तरीका नहीं थी, ये इंडियन कल्चर की एक एम्बेसडर थी। कंट्री की पोटेंशियल को ग्लोबल स्टेज पर शोकेस कर रही थी। एक्सीलेंस की ये लेगेसी इसकी ट्रेजिक एक्सीडेंट्स की हिस्ट्री को याद करने में और भी ज्यादा पेनफुल बनाती है। एयर इंडिया की स्टोरी JRD टाटा से शुरू हुई, एक विजनरी जिन्होंने इंडिया में एविएशन की शुरुआत की। उनके पैशन और कमिटमेंट ने एक ऐसी एयरलाइन बनाई जिसकी वर्ल्ड वाइड इज्जत की जाती थी। शुरू के सालों में ग्लैमर और सक्सेस भरी थी। जैसे जैसे एयरलाइन ने अपने रूट्स और फ्लीट को बढ़ाया, ये पहली एशियन एयरलाइन बनी जिसने जेट एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए, लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे शहरों को कनेक्ट किया। पैसेंजर्स इम्पेकेबल सर्विस और घर पर होने की फीलिंग के बारे में बात करते थे, भले ही वो हजारों फीट ऊपर हवा में हों। इस गोल्डन एरा ने एयरलाइन और इंडिया के लोगों के बीच एक गहरा बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड जो ट्रस्ट और नेशनल प्राइड पर बना था। हालांकि आसमान हमेशा फ्रेंडली नहीं होते। एविएशन की हिस्ट्री ट्रायम्फ और ट्रेजेडीज दोनों से मार्क है। एयर इंडिया के लिए ये शानदार जर्नी डार्क चैप्टर्स से भी भरी रही है। ये वो मोमेंट्स हैं जब फ्लाइट का सपना एक बुरे सपने में बदल गया। ये इंसिडेंट्स सिर्फ स्टैटिस्टिक्स या न्यूज हेडलाइंस नहीं है, ये नेशन की मेमोरी में गहरे जख्म हैं। ये हमें लाइफ की नाजुकी और एक एयरलाइन ऑपरेट करने के साथ आने वाली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाते हैं। हर एक्सीडेंट ने एक अमिट छाप छोड़ी, एयरलाइन की हिस्ट्री का कोर्स हमेशा के लिए बदल दिया और इसे सेफ्टी के बारे में मुश्किल सवालों का सामना करने के लिए मजबूर किया। ये ट्रेजिक इवेंट्स हिस्ट्री बुक्स में ब्लैक पेजेस के तौर पर दर्ज हैं। ये खोई हुई जिंदगियों और तबाह हुए परिवारों की एक सीरियस याद दिलाते हैं। मुंबई के बिजी कोस्ट से लेकर अटलांटिक के ठंडे पानी और मैंगलोर के टेबल टॉप रनवे तक ये लोकेशंस अब गहरे दुख के मोमेंट्स से जुड़ी हैं। इन इवेंट्स को याद करने का मतलब पास्ट में डूबे रहना नहीं है, बल्कि उनसे मिले लेसन्स को समझना है। ये विक्टिम्स की मेमोरी को ऑनर करने और उन बहुत बड़ी चुनौतियों को एक्नॉलेज करने के बारे में है जिन्हें एविएशन इंडस्ट्री को हर किसी के लिए फ्लाइंग को सेफ बनाने के लिए ओवरकम करना पड़ा है। इनमें से पहली बड़ी ट्रेजेडी न्यू ईयर के दिन 1978 में हुई। एयर इंडिया फ्लाइट 855, एक बोइंग 747 जिसका नाम एम्परर अशोक था, मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट से उड़ान भरी। ये दुबई के लिए जा रही थी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एयरक्राफ्ट तेजी से बाईं ओर मुड़ा और अरेबियन सी में जा गिरा। बोर्ड पर मौजूद सभी 213 लोग, जिनमें पैसेंजर्स और क्रू भी शामिल थे, क्रैश में मारे गए। मुंबई शहर जो न्यू ईयर मना रहा था, शोक में डूब गया। मलबा समुद्र में बिखर गया था और रिकवरी के प्रयास बहुत मुश्किल थे, जिससे परिवारों को कोई क्लोजर नहीं मिला और देश सदमे में था। 7 साल बाद एक और काला दिन आया 23 जून 1985 को। यह दिन हिस्ट्री में एविएशन टेररिज्म के सबसे घातक एक्ट्स में से एक के रूप में दर्ज होगा। एयर इंडिया फ्लाइट 182, एक और बोइंग 747 जिसका नाम कनिष्क था, मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही थी। अटलांटिक ओशन के ऊपर 31,000 फीट की ऊंचाई पर क्रूज करते हुए एक सूटकेस में छिपाया गया बम फट गया। एयरक्राफ्ट हवा में ही टूट गया और आयरलैंड के कोस्ट से दूर समुद्र में गिर गया। बोर्ड पर मौजूद सभी 329 लोग मारे गए, जिनमें इंडियन ओरिजिन के कई कैनेडियन सिटीजन भी शामिल थे। इस घटना ने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी और हवाई यात्रा की टेररिज्म के प्रति वल्नरेबिलिटी को उजागर किया। नए मिलेनियम में एक और भयानक एक्सीडेंट हुआ। 22 मई 2010 को एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 दुबई से मैंगलोर आ रही थी। एयरक्राफ्ट एक बोइंग 737 एक चुनौतीपूर्ण टेबल टॉप रनवे पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, जो एक पठार पर स्थित है जिसके दोनों ओर तेज ढलान है। पायलट रनवे को ओवरशूट कर गया और प्लेन एक पहाड़ी से नीचे गिर गया, टूट गया और आग लग गई। बोर्ड पर मौजूद 166 लोगों में से 158 लोगों की जान चली गई। चमत्कारी रूप से केवल 8 लोग ही आग के क्रैश से बच पाए। मैंगलोर डिजास्टर ने
एक बार फिर पायलट ट्रेनिंग और कुछ इंडियन एयरपोर्ट्स की यूनिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया। इनमें से हर एक्सीडेंट एक अलग तरह की फेलियर को रिप्रेजेंट करता है। 1978 का क्रैश इंस्ट्रूमेंट मालफंक्शन और पायलट के स्पेशल डिसोरिएंटेशन की वजह से था। 1985 की बॉम्बिंग जमीन पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की एक कैटास्ट्रॉफिक फेलियर थी। 2010 के क्रैश ने पायलट जजमेंट और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के पालन की क्रिटिकल रोल को उजागर किया, खासकर मुश्किल लैंडिंग के दौरान। 3 दशकों से ज्यादा फैले ये 3 इंसिडेंट्स एयर इंडिया की हिस्ट्री में एक ट्रेजिक टाइमलाइन बनाते हैं। ये उन अलग अलग खतरों की साफ याद दिलाते हैं जो फ्लाइट की सेफ्टी को खतरे में डाल सकते हैं। मैकेनिकल इश्यूज और ह्यूमन एरर से लेकर हिंसा की जानबूझकर की गई हरकतों तक। मुंबई में 1978 के फ्लाइट 855 के क्रैश की इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स थी। समुद्र से रिकवर किया गया कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अहम सुराग देता है। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन शायद स्पेशल डिसोरिएंटेशन से गुजर रहे थे। एक की फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट एटीट्यूड डायरेक्टर इंडिकेटर खराब हो गया था, जिससे उन्हें प्लेन की पोजीशन का गलत अंदाजा हो रहा था। ये मानते हुए कि एयरक्राफ्ट राइट बैंक में था जबकि वो असल में लेफ्ट बैंक में था, उन्होंने प्लेन को समुद्र की तरफ और ज्यादा मोड़ना जारी रखा। फॉल्टी टेक्नोलॉजी से ह्यूमन सेंसेस के धोखे में आने का ये ट्रेजिक केस ऐसे इंस्ट्रूमेंट फेलियर्स को हैंडल करने के लिए बेहतर क्रू ट्रेनिंग की जरूरत को उजागर करता है। 1985 के कनिष्क बॉम्बिंग की इंक्वायरी कैनेडियन हिस्ट्री में सबसे लंबी और महंगी इंक्वायरी में से एक थी। इसने कैनेडियन एयरपोर्ट्स पर साफ सिक्योरिटी लैप्सेस को रिवील किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक बॉम्ब को एक पैसेंजर ने चेक इन किया था जो कभी फ्लाइट में नहीं जा रहा। टेररिज्म का ये एक्ट कनाडा में रहने वाले 6 सेपरेटिस्ट्स ने प्लान किया था। लंबी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद लीगल प्रोसेस मुश्किलों से भरा था और बॉम्बिंग के सिलसिले में सिर्फ एक व्यक्ति को ही कभी दोषी ठहराया गया। इस घटना से एविएशन सिक्योरिटी का एक ग्लोबल ओवरहॉल हुआ, जिसमें बैगेज स्क्रीनिंग और पैसेंजर रिकंसिलिएशन के लिए सख्त नियम बनाए गए। ये सुनिश्चित किया गया कि कोई भी चेक किया हुआ बैग अपने मालिक के बिना उड़ान न भरे। 2010 के मैंगलोर क्रैश के बाद इन्वेस्टिगेशन ने पायलट एरर को प्राइमरी कॉज बताया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने रिवील किया कि कैप्टन फ्लाइट के काफी बड़े हिस्से के लिए सो रहे थे, जिससे स्लीप इनर्शिया हुआ, जिसने उनके जजमेंट को खराब कर दिया। उन्होंने एक अनस्टेबलाइज्ड अप्रोच के साथ जारी रखा। फर्स्ट ऑफिसर की गो अराउंड की वार्निंग्स के बावजूद रनवे पर बहुत दूर लैंडिंग की। रिपोर्ट में क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट में क्रिटिकल गैप्स और कॉकपिट में एक स्टीप अथॉरिटी ग्रेडियंट के खतरों को उजागर किया गया, जहां एक जूनियर ऑफिसर एक सीनियर कैप्टन के खराब फैसलों को चैलेंज करने में असमर्थ महसूस करता है। टेक्निकल फाइंडिंग्स के अलावा इन डिजास्टर्स की ह्यूमन कॉस्ट अनमोल थी। परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया और समुदाय शोकाकुल रह गए। कनिष्क ट्रेजेडी में पूरे परिवार मिट गए, जिससे इंडो कैनेडियन समुदाय पर एक गहरा निशान रह गया। मैंगलोर क्रैश के बाद अविश्वसनीय बहादुरी की कहानियां सामने आईं, जैसे स्थानीय ग्रामीण जो जलते हुए मलबे से बचे लोगों को निकालने के लिए क्रैश साइट पर पहुंचे। नुकसान और वीरता की ये कहानियां मानवीय प्रभाव की एक मार्मिक तस्वीर पेश करती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हर आंकड़े के पीछे एक व्यक्तिगत कहानी है, एक जीवन छोटा हो गया है और एक परिवार हमेशा के लिए बदल गया है। विनाशकारी एक्सीडेंट्स की सीरीज ने एयर इंडिया और इंडियन एविएशन रेगुलेटर्स को अहम सेफ्टी रिफॉर्म्स लागू करने के लिए मजबूर किया। कनिष्क बॉम्बिंग के बाद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एक टॉप प्रायोरिटी बन गए। एडवांस्ड एक्सरे मशीन्स और एक्सप्लोसिव डिटेक्शन सिस्टम से बैगेज स्क्रीनिंग तेज कर दी गई। ये नियम कि एक पैसेंजर को अपने चेक इन लगेज के साथ ट्रैवल करना चाहिए, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया। ये मेजर्स एक भयानक ट्रेजेडी से पैदा हुए, तब से दुनिया भर में अनगिनत सिमिलर अटैक्स को रोक चुके हैं। फोकस सिर्फ इंसिडेंट्स पर रिएक्ट करने से हटकर सिक्योरिटी थ्रेट्स को प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करने और कम करने पर चला गया, इससे पहले कि वे एयरक्राफ्ट पर मैटेरियलाइज हो सके। मैंगलोर क्रैश के बाद इंडिया में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने पायलट ट्रेनिंग और ओवरसाइट को बेहतर बनाने के लिए कड़े मेजर्स लिए। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट पर नए सिरे से जोर दिया गया, को पायलट्स को ज्यादा असर्टिव होने और कैप्टन के फैसलों को चैलेंज करने के लिए एम्पावर किया गया, अगर सेफ्टी से समझौता होता है।
सिमुलेटर्स को मुश्किल टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग के लिए सिनेरियोज के साथ प्रोग्राम किया गया और पायलट फेटिग से निपटने के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस के बारे में सख्त रेगुलेशंस लागू किए गए। गोल था कॉकपिट में ह्यूमन एलिमेंट को मजबूत करना, यह सुनिश्चित करना कि क्लियर कम्युनिकेशन और स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बिना किसी एक्सेप्शन के फॉलो किए जाए, खासकर हाई प्रेशर सिचुएशंस में। एयरलाइन ने अपने फ्लीट को मॉडर्नाइज करने और अपने मेंटेनेंस इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाने में भी इन्वेस्ट किया। नए एयरक्राफ्ट ज्यादा एडवांस्ड और रिडंडेंट सेफ्टी सिस्टम्स से लैस होते हैं, जिससे टेक्निकल फेलियर्स की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स की संभावना कम हो जाती है, जैसा कि 1978 के क्रैश में सस्पेक्ट किया गया था। एनहांस्ड ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम्स पायलट्स को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, खासकर चुनौतीपूर्ण एयरपोर्ट्स पर अप्रोच और लैंडिंग के दौरान। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एक ज्यादा मजबूत सेफ्टी कल्चर के साथ मिलकर पोटेंशियल एक्सीडेंट्स के खिलाफ डिफेंस की कई लेयर्स बनाते हैं, जिससे हवाई यात्रा दशकों पहले की तुलना में सिग्निफिकेंटली सेफर हो जाती है। आज फ्लाइंग को ट्रांसपोर्ट के सबसे सेफ मोड्स में से एक माना जाता है, एक रियलिटी जो पास्ट की ट्रेजेडीज से सीखे गए दर्दनाक लेसन से शेप लेती है। जबकि एयर इंडिया की हिस्ट्री के ब्लैक पेजेस को कभी मिटाया नहीं जा सकता, वे इसमें शामिल दांव की एक परमानेंट याद दिलाते हैं। एयरलाइन अब टाटा ग्रुप के ऑनरशिप में वापस आ गई है। उसके पास हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी को बनाए रखते हुए अपनी हिस्टोरिक लेगेसी पर बिल्ड करने का एक नया अवसर है। इन एक्सीडेंट्स में हर खोई हुई जान की मेमोरी इंडस्ट्री की उस फ्यूचर की अथक खोज को जारी रखती है, जहां ऐसी आपदाएं हिस्ट्री बुक्स तक ही सीमित